मेरे प्रिय नौजवान साथियों नमस्कार। स्टडी 91 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए पुनः एक बार जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है ना उसकी एक अगली कड़ी लेकर आए हैं जो आपके लिए ना दोस्तों बहुत ही शानदार है। मजा आने वाला है, सच में मजा आने वाला है, क्योंकि यहां से मैंने क्या है, मेरा उद्देश्य है पूरे में पूरा नंबर दिलाना, और यह मैं सिर्फ और सिर्फ किसी और के लिए नहीं दोस्तों आपके लिए कर रहा हूं। तो आप भी एकदम जोश के साथ जुड़ जाइए दोस्तों। याद रखना मेरे दोस्त, याद रखना, बहुत सा कहती है चांदनी लहरों को तूफान बना देती है, चांदनी लहरों को तूफान बना देती है, मौत इंसान को बेजान बना देती है, रास्ते पर पड़े पत्थर को पत्थर ना समझना है मेरे दोस्त, आदमी की चाहत उसे भगवान बना देती है। तो आप भी जल्द से जल्द अपने लक्ष्य के प्रति क्या कर लीजिए दोस्त, लगाव कर लीजिए, चाहत ला दीजिए, क्योंकि यहां से बहुत मजा आता है। लाइफ में जितना मजा इस क्षेत्र में है और कहीं नहीं है। तो जल्द से देखते हैं मेरा आज का पहला प्रश्न क्या है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली, ठीक है ना, पहली महिला थी माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला। तो हमने बताया था दुनिया की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर कहां पे है, नेपाल में है। और यह दोस्तों इस पे कौन चढ़ा था, तो जुको ताइवाई ने चढ़ा था। कौन? जुको तावेई ने चढ़ा था। याद रखिएगा यह बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। तो वहीं पर भारत का पूछ लेता है कौन है, तो बछेंद्री पाल। फिर दूसरे नंबर की संतोष यादव, और संतोष यादव ने लगातार 2 बार भैया इस पर्वत शिखर पर चढ़ी थी। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है निम्न संविधान संशोधन में से किस एक का अंतर्गत दिल्ली को क्या किया गया भैया, राष्ट्र राजधानी बनाया गया था, नेशनल कैपिटल बनाया गया था। तो 69वां संविधान संशोधन है मेरे भाइयों बहनों, यह जान लीजिए जो कब हुआ था, 1991 में हुआ था, यह जान लेना। लेकिन उससे पहले अगर घटना पूछ जाए कि दिल्ली भारत की राजधानी, अगर उस समय में ब्रिटिश काल वाले में चलते हैं, ये तो संविधान संशोधन द्वारा हुआ ना, इससे पहले भी तो कुछ घटनाएं हुई। तो 1911 ईस्वी में कोलकाता से, ठीक है, कोलकाता से राजधानी बदलकर कहां आई भैया, दिल्ली आई। ये याद रखिएगा कब आई थी, जब जॉर्ज पंचम और मैरियम आई थी तब आई थी भैया। और 1912 में ये क्या होती है, राजधानी बनती है। लेकिन जब वो वाली बात आती है नई दिल्ली भारत की राजधानी कब, तो 1932 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में यह पूरी कहानी बनती है ना मेरे भाई जो। तो इस तरह यह पूरा पार्ट था। अगला पार्ट चलते, अगला प्रश्न आपके सामने है, और 4 ऑप्शन आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और नीचे दिए गए सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। पहला न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन दिया हुआ है ना, पहला पॉइंट यही दिया है, याद रखिएगा। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी। तो किसमें है भैया, इसकी संशोधन के द्वारा है, तो 38वें संविधान संशोधन के द्वारा है। जी हां, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। जी, पहले मौलिक अधिकारों को, मूल मौलिक अधिकार कितने थे, 7 थे, लेकिन हटा दिया गया। किसे? संपत्ति के अधिकार को नहीं। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी। किसके द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। यह जानकर भी आपको बहुत प्रसन्नता होगी। तो ऑप्शन आपका मिल रहा है, यह देख लीजिए आपके सामने है, 3 4 1 2, 3 4 1 2, बहुत शानदार। फिर क्या है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अब आप खुद समझ सकते हो यह किसके द्वारा, 61वां संविधान संशोधन द्वारा ना, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। जान लीजिए भैया राजीव गांधी जी को अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ज्यादा युवक थे और युवा की तरफ ही भागता है, तो कहते और छोटे लोगों को लाइए ताकि ज्यादा ज्यादा वोट हमको मिल सके। थोड़ा सा ऐसा मतलब कमेंट था, बस हो गया, और समझने की बात ही थी। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स PFG कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर जी का नाम अपने आप में सर्वोच्च है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय, आज देख लीजिए पूरे विश्व में नहीं, खासकर भारत की दृष्टि में देखिए, जब भी प्रधानमंत्री का वक्तव्य आप लोग सुनते हैं तो वहां पर क्या बात आती है, महिला सशक्तिकरण की। और आजकल हर जगह महिलाओं को क्या दिया
दिया जा रहा है, बराबरी का भाग दिया जा रहा है दोस्त, बराबरी की हिस्सेदारी दी जा रही है और बिल्कुल मिलना भी चाहिए, यह जानना चाहिए, याद रखिएगा। तो वह कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदल कर क्या रखा है भैया? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय रखा, याद रखना। जो ये भाषाएं थी ना, उर्दू अरबी, अब उनको वहां भाषा कर दिया, ये देखने में थोड़ा और लगता था, अब इसको भाषा शब्द रख दिया है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हाल ही में किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को क्या किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, याद रखिए। एंटी करप्शन कहानी याद रखिएगा, जब किसी को क्या है ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है तो आप जानते हैं कि उस पर वह कार्य करता है, उसका लेकर प्रचार ऐड करते हैं ना, देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट, सारा चीज आप लोग समझते होंगे, बिल्कुल समझते होंगे मेरे दोस्त। यहां पर थोड़ा समझिए, ये प्रश्नों को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है ना, ताकि आपको समझ ज्यादा समय ना लगे। तो पीवी सिंधु हैं बैडमिंटन खिलाड़ी ना, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल भी है, लेकिन नहीं, यहां पर साइना नेहवाल नहीं, पीवी सिंधु है ना, गोपीचंद वाली, याद रखिएगा इनके गुरु। तो याद रखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तथा सही उत्तर क्या है देना है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है भैया? तो कृष्णा की भीमा है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की नहीं, याद रखिएगा कौन सी सहायक नदी है? तीस्ता है। गोदावरी की इंद्रावती और चंबल किसकी है भैया? यमुना की। ये प्रश्न अभी शानदार आया हुआ प्रश्न था, तो पहले का चौथा इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, फिर देख लेंगे ब्रह्मपुत्र तीसरा, इसमें भी तीसरा है, इसमें भी तीसरा। अगला देख लेते हैं चंबल किसमें पहला है? तो ये पहला है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। निम्नलिखित कोयला उत्पादक राज्यों में सबसे ज्यादा कौन सा है भैया? और क्या है क्रम में लगाना है, और रोही क्रम में लगाना है, अर्थात घटते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे ज्यादा झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा का नाम आता है, याद रखिएगा। भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? अर्थात यह जान लीजिए कौन कौन कौन? झारखंड है मेरे भाई, मेरे झारखंड है। और नदी कौन सी कोयला वाली है भारत में? तो उनमें दामोदर नदी का याद रखिएगा नाम आता है, बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा। जो इसी कारण दामोदर नदी याद रखिए सबसे प्रदूषित नदियों में आती है। कहां पर मेरे भाई बहनों? पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में ना, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला है, निम्न तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम है, अर्थात यहां देख लीजिए खाने दी हुई हैं और इनमें से एक सही क्रम लगाना है, कौन सा होगा? तांबा सबसे ज्यादा किस खान में होता है? तो खेतड़ी में होता है। कहा जी हाँ भाई, सोना का कोलार में, लोहा कुंद्रेमुख में और कोयला झरिया में नहीं। यहां पर मैंने देखिए, यहां पर कोलार क्यों नहीं होगा? क्योंकि तांबा पहले दिया, तो तांबा खेतड़ी में ना, खेतड़ी राजस्थान, याद रखिए, कोलार कर्नाटक। ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए, बहुत अच्छे से समझना चाहिए। प्रधान याम्योत्तर रेखा नहीं गुजरती है, यहां पर ये शब्द याद रखिएगा, नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अल्जीरिया से गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है, स्पेन से गुजरती है, नाइजर से नहीं गुजरती। कहां से नहीं गुजरती है? नाइजर से नहीं गुजरती है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? तो केन्या में क्या कंपास पाया जाता है? जी नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया, ब्राजील वाले पार्ट में है। अर्जेंटीना में क्या पंपास? जी हाँ, एकदम सही है, और यही पूछी जा रहा। बेंजुलम सवाना, ना 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 ना, ठीक है। प्रेरीज में मिलता है ना, स्टेपीज नहीं, प्रेरीज है वहां अमेरिका में, इसलिए गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों को सुमेल से नहीं है मेरे भाई? याद रखिएगा, सुमेलन करना है, सुमेलन सही है, नहीं नहीं लिखा है, सही है, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन सही है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। क्षोभ मंडल, मौसम संबंधी, जी हां, समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। 15 से कितना भैया? 35 किलोमीटर के मध्य, यह जानना आपके लिए जरूरी है। यह आने वाली परावैंगनी अर्थात अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करती है? रोकती है, याद रखना, परावैंगनी किरणों को नहीं, जिससे क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी पहनी मोतियाबिंद, कैंसर और चर्म रोग जैसी घातक बीमारियां पैर नहीं पसार पाती। मोतियाबिंद, कैंसर, चर्म रोग, ऐसी बहुत सारी बीमारियां नहीं पसार पाती हैं, याद रखिएगा। और यह परत हमारी दृष्टि से हमारी सुरक्षा कवच की भांति कार्य करती है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 16 सितंबर को हर वर्ष क्या होता है दोस्तों? ओजोन दिवस मनाया जाता है।
और यह जान लीजिए अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत पर होल हो गया था, लेकिन अभी हाल ही में पता चला है सूत्रों के अनुसार कि भैया यह होल भर गया। सूत्रों के अनुसार, ये शब्द बहुत अच्छा लगता है, धीरे धीरे भर रहा है। और यह जान लीजिएगा जो इसको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर का आप यूज करते हैं ना, जो जान लीजिए AC का यूज करते हैं, इनसे बहुत ज्यादा हानिकारक गैसें होती है जो सबसे ज्यादा इनको प्रभावित करती है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं इससे। आयन मंडल में क्या होता है दोस्त, पृथ्वी की सतह से और परिवर्तित रेडियो तरंगे की जाती है ना। जी बिल्कुल, हाँ, जो आप बतिया रहे हो, संचार जिसे कहते हो ना, वहां से गुप्तगु चलती है रेडियो तरंगे ना, वो यहीं से होता है भैया। और माध्यम ध्रुव ज्योति, तो एकदम सही है, 1 2 3 4 यह एकदम सही है अपने आप में। अगला प्रश्न, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्री परिषद याद रखिएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति नहीं होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन प्रश्न आ जाए एक मंत्री या व्यक्तिगत मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो यह प्रश्न भी आया है, वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। यह जान आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो जी हां, केंद्रीय मंत्री रह सकता है। वो कितने माह तक? 6 माह तक रह सकता है। कितने माह तक रह सकता है? 6 माह तक ही रह सकता है। और इसीलिए आपने देखा होगा, मैं कई नाम बता रहा हूं, जैसे आप सुने होंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी का ना, जब देखे होंगे आप लोग, बनी थी शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, ऐसे बहुत सारा पद उन्होंने प्राप्त कर लिया था ना। तो याद रखिए, जब वो शिक्षा मंत्री बनी थी तो वह भी देखे होंगे आप लोग। मानव विकास मंत्री जब बनी थी तो भी आप देखे होंगे। तो क्या हुआ था उस समय, वह चुनाव हारी थी। कहां से भैया? वह वाले पार्ट से, राजीव, पहली बार, याद रखिएगा, वह पार्ट बरेली और वाले आगे वाला, ठीक है। तो इस तरह उस पार्ट से आप जब हार गई चुनाव, तो वहां से फिर दोबारा जीत गए हैं। इस बार राहुल गांधी को उन्होंने हरा दिया है। लेकिन पहली बार जब हारी थी 2014 में, तो उन्हें मंत्री पद मिला था, ये जानना चाहिए। 6 महीना फिर रही, फिर उपचुनाव भले जीत गई, वो बात की बात है। अगला पद आपके लिए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक दिया गया है? तो अनुच्छेद भैया याद रखिएगा 14 से 18 तक के बीच में दिया गया है। और इसमें कुल 5 अनुच्छेद हैं। अगर ऐसे भी प्रश्न पूछ लेना, खुद याद करो, 14, 15, 16, 17, 18, 5 अनुच्छेद है। अगर ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता नहीं, लेकिन हम लोग झोंके में कहेंगे 14, 4, 18, नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल मत बोलिएगा। एक जो है वहां से भी है। सुमेलित कीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है? हमें शरीर चाहिए दोस्त, हमें क्या चाहिए? शरीर चाहिए। परमादेश में क्या होता है? आदेश दिया जाता है। परमादेश में क्या होता है? आदेश दिया जाता है। तो इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल समझिएगा, तभी यह मजा आएगा, ठीक है। बिल्कुल समझिएगा तभी मजा आएगा। तो यह जानकर आपको जरूरी होगा। तो क्या होगा भैया? अगला क्या कह रहा है? प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय के लेख कर होता है। तो यह जानना आपके लिए जरूरी। तो ये 4 3 4 3 4 3 5, जी हाँ, 4 3 5 इसी में है। तो याद रखिएगा, यह जानना जरूरी है, अर्थात बी नंबर सही है आपका। नहीं, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया? पीछे और जोड़कर दिखा दे क्या? फिर ठीक है, अब इसका दूसरा हो जाएगा, ठीक है, इसका दूसरा हो जाएगा और इसका अधिकार पीछा का पूरा, अर्थात पहला हो जाएगा। यह जानना आपके लिए जरूरी था। अगला देखिए दोस्त, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का अंत? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। और यह प्रश्न बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख दिया हुआ है ना, अनुच्छेद 17 में इसका दिया हुआ है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। अनुच्छेद 14 में समान विधि के समय समान संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार दिया गया है, जिसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है। याद रखिएगा, यह बहुत शानदार है। और यहां से प्रश्न जब खासकर आया था, कहां भैया प्रश्न आया था? जब निजता के अधिकार को लेकर आधार कार्ड वाला मामला उठा था ना, तो याद करिए वहां पर यह प्रश्न बहुत अच्छा बना था। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आजादी दी है, जो 6 प्रकार की है, और प्रेस को स्वतंत्रता इसी के तहत मिले। अनुच्छेद 19 के तहत बताया जाएगा, सारा पार्ट अच्छे से समझाया जाएगा, क्यों, कैसे, कब, ठीक है। भारत का पहला
ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में खोला जा रहा है। कहाँ खोला जा रहा है दोस्त? उत्तर प्रदेश में खोला जा रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सही उत्तर दीजिए। आप लोग एकदम सही सही देना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल देना चाहेंगे। क्यों नहीं देना चाहेंगे दोस्त? हम बिल्कुल देने के लिए ही बने ही हैं। आगे देखते हैं। बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है, बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है, यह जानना आपके लिए, ठीक है। हाइग्रोमीटर, ठीक है, आमीटर, बैरोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से क्या होता है? सापेक्षिक आर्द्रता वाला पार्ट है ना? जी हाँ, बिल्कुल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, क्योंकि बैरोमीटर से क्या होता है? दाब मापा जाता है। याद रखिएगा, बहुत शानदार है ना, बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है, यह बिल्कुल महत्वपूर्ण में से है। अब अपना तो खुद मिला सकते हैं ना मेरे दोस्त, बिल्कुल मिला सकते हैं। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अमीटर का 3 हो जाएगा और स्प्रिंग का 2 हो जाएगा। आगे देखिए भैया, एसआई पद्धति में लेंस का क्या होता है? जो शक्ति है वो किससे है? डायोप्टर से है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक आध प्रश्न मैं बीच में आपको बिल्कुल दूंगा। निम्न में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ने प्रथम स्थान? देख रहे होंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत ज्यादा क्या होता है? बोलबाला है। किसका भैया? आंध्र प्रदेश का। यह जानना आपके लिए 2019 का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। ये सारा चीज बहुत अच्छा है। भारत में पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसने चालू की? पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना। याद रखिएगा, हरियाणा सरकार पशुओं को लेकर बहुत आगे है, तो इसलिए हरियाणा सरकार ने क्या किया था? इस योजना को चालू किया है, यह जान लीजिएगा। मारीचिका एक उदाहरण है भैया किसका? प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। यह जानना चाहिए। हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का क्या है? महानिदेशक बनाया है? तो बी विद्यावती को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? बी विद्यावती को बनाया गया है। अगला है, हाल ही में कौन फाइटर विमान राफेल उड़ाने वाली पहली महिला बनी है? यह है शिवांगी, जो बनारस उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह जानना चाहिए आपको। अब राफेल आया है, आधुनिक फाइटर विमान है। आप जानते हैं अभी राफेल भारत में कुल कितने आ गए हैं? याद रखिएगा, 4 आ चुके थे, फिर 4 आए, 8 आ चुके हैं। और कहां भैया? दासो कंपनी, अर्थात याद रखिएगा फ्रांस वाली। कौन वाली? फ्रांस वाली। इन्होंने बना करके नहीं इसे क्या है? दिया है भैया। यह जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। यह जानना ज्यादा आपके लिए क्या है? जरूरी है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण पार्टों में से एक है। फ्रांस के नहीं देखे होंगे आप लोग, जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, उनका नाम हमेशा आता रहा है इसको लेकर के। तो इसलिए फ्रांस को लेकर जब प्रश्न आए तो याद रखिएगा, पेरिस राजधानी है। ये सारी चीजें वहां से प्रश्न बन सकते हैं। अगला है भैया, यह सारा प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्नों में से एक है, बहुत अच्छे प्रश्नों में से एक है। वॉशिंग सोडा कहानी क्या है भैया? सोडियम कार्बोनेट है ना? क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कास्टिक सोडा को नहीं क्या कहा जाता है दोस्त? याद रखना, कॉपर सल्फेट ही कहते हैं। नीला सोडा को सोडियम थायोसेट ही कहते हैं। और हाइपो को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड ही कहते हैं। याद रखिएगा। तो कौन ऑप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन? वॉशिंग सोडा वाला। तो यह है ऑप्शन आपका कौन सा सही है भैया? 4 1 सॉरी कौन सा सही है? यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह आंसर आपका जो सही है वह आंसर आपका ये सही है, अर्थात तीसरा सही है ना? 4 2 3 1। जी हाँ, ये सही है आपका। नहीं, तीसरा प्रश्न बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन आपके परमाणु के नाभिक अवयव हैं। परमाणु के नाभिक में देखो, अगर हम बात करें तो अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं भैया, याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अवयव क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। भारी धातु है, भारत धातु नहीं है। क्या बहुत शानदार बात है अपने आप में, यह जानना आपके लिए जरूरी है। भारी धातु है ना? क्या? भारी धातु पूछा है। तो भारी धातु, अब इसमें अगर देखा जाए जो सबसे भारी धातु होती है ना, वह याद रखिएगा अपने आप में नहीं कीनी
ऑस्मियम होती है। क्या होती है? जिसे ओस्मियम के नाम से भी जाना जाता है, वह भारी धातु ऑस्मियम है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है। यहाँ पर क्या दिया है? आपका यूरेनियम दे दिया है। तो याद रखिएगा, यहाँ यूरेनियम सबसे भारी धातु है और ऑस्मियम यहाँ पर सबसे भारी धातु नहीं दिया है। तो इसलिए यहाँ पर भारी धातु कौन सा हो जाएगा? ये सबसे भारी धातु है, लेकिन यहाँ पर आपका यूरेनियम है, ये क्योंकि नहीं दिया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना बनाई है? और ये बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। यह क्या है भैया? दिल्ली सरकार। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, 70 विधानसभा सीटें हैं और इस समय आम आदमी पार्टी की क्या है? आपकी सरकार है, यह जानना चाहिए। 70 में से 62 सीट इस बार जीती थी। उस बार अगली मतलब इससे पहली बार 67 सीट जीती थी। कितना सीट जीती थी? 67 सीट जीती थी। याद रखिएगा, कितनी सीट जीती थी? 67 सीट। और उससे पहले आम आदमी पार्टी 28 सीट जीती थी। पहली बार 28 सीट, दूसरी बार 67 सीट, तीसरी बार अर्थात 62 सीट जीत करके, और दूसरी बार क्या है भैया? 8 सीट जो जीती है वो बीजेपी पार्टी जीती है। तो इस तरह यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जानते होंगे आप, नाम सुने होंगे। और जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो उससे पहले उन्होंने, याद रखिएगा, परिवर्तन नामक एनजीओ चलाया था ना। कौन सा? परिवर्तन नामक एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, चलाए थे। और इसको लेकर इन्होंने क्या किया था? राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, अर्थात याद रखिएगा आरटीआई के माध्यम से भारत मतलब जो दिल्ली में सरकार थी शीला दीक्षित की, उस समय बहुत ज़्यादा घेरा था और भ्रष्टाचार में बहुत ज़्यादा क्या करवाया था? खुलासा करवाया था। इसीलिए यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। आगे बातें क्या है? फीफा ने घोषणा की कि 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो कतर, दोहा, याद रखिएगा, वहीं पर होगा। यह जानना आपके लिए ज़रूरी है। ये एशिया का ही देश है। जब आप ओमान, ठीक है, देखेंगे और उसके ऊपर चलेंगे, फिर क्या देखेंगे? ये आपका संयुक्त अरब अमीरात, फिर उसी के ऊपर आपको यह देश दिखाई दे जाएगा। अगला देखिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो विश्व में खाद्य सुरक्षा दिवस को लेकर के याद रखिएगा, हर वर्ष कितना? 7 जून को मनाया जाता है। यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाता है। तो भूपर पट्टी में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण कहानी, जो सूत्र है वह क्या है? CaOCl2 है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला है एटम बम का सिद्धांत। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है परमाणु, याद रखिएगा, यह जानना भी बहुत जरूरी है। अगला है भैया, भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था और 20 रुपए इन्होंने प्रति व्यक्ति आय बताई थी। कितना? 20 रुपए। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दादा भाई नौरोजी भारत के प्रथम। दादा भाई नौरोजी को याद रखिएगा, बहुत अच्छा नामों से जाना जाता है। वह सब चीजें आगे बिल्कुल बताई जाएंगी समय पर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था याद रखना, निजी अर्थव्यवस्था प्लस सार्वजनिक, यहाँ सार्वजनिक होगा, याद रखना, सार्वजनिक लिख दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। निजी अर्थव्यवस्था क्या है? सबसे अच्छा, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हो, ठीक है, वह जानना चाहिए आपको नहीं। जैसे अमेरिका इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। क्या? अमेरिका, जिसमें क्या होता है? उत्पादन वितरण, ठीक है, पर पूरा नियंत्रण क्या हो जाए? निजी क्षेत्र का हो जाता है, तब उसे निजी कहा जाता है। याद रखना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वहां पर सरकार सिर्फ पुलिस स्टेट की भांति कार्य करती है, मूक बनी देखती रहती है। सारा का सारा कंट्रोल, अर्थात विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, सब कुछ क्या होता है दोस्त? याद रखिएगा नहीं, वो क्या करते हैं? निजी क्षेत्र के हाथ में होता है। तब कहोगे सर डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो अभी नए आए हैं ना, याद रखिएगा 46वें राष्ट्रपति हैं, उनका नाम कमेंट कर दीजिएगा। जो कुछ और आगे मैं बता सकता हूं, लेकिन आप बिल्कुल बोलिए ये नाम, तभी आपको याद होगा, क्योंकि ऊट पटांग नाम जल्दी आपको याद नहीं होते हैं ना। तो इस तरह दोस्तों आप बिल्कुल उनका नाम याद कर लीजिएगा, ये बहुत शानदार है। तो अर्थव्यवस्था है, ये जान लीजिए। वो सिर्फ सुरक्षा की गारंटी लेते हैं और अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। ये सारी बातें आपको आगे बताई जाएंगे कभी मौका में। आगे देखिए, सार्वजनिक वाले में नहीं, अर्थात पूरा का पूरा कंट्रोल सरकार
सरकार के हाथ में होता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन है भैया? चीन है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? चीन है। याद रखिएगा, वहां पर सरकारी विद्यालय, सरकारी अस्पताल, सब कुछ सरकारी, समस्त अधिकतर चीजें क्या है? सरकार के हाथ में है। और यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत, याद रखिएगा, पहले कई अर्थव्यवस्थाओं से गुजर चुका है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत में पूंजीवादी भी अर्थव्यवस्था रही जब ब्रिटेन का शासन रहा, फिर समाजवादी भी अर्थव्यवस्था रही, और वर्तमान में इन दोनों का मिश्रण है भारत। इन दोनों का मिश्रण है भारत, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था है अपने भारत की। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 1 रुपए के नोट पर, अच्छा, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था में कब बदला है आपको पता होना चाहिए, अर्थात जब एलपीजी मॉडल 1991 के बाद अपनाया था। यह जानना चाहिए। लिबरलाइजेशन, प्रोप्राइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, याद रखना, वैश्विक मतलब उदारीकरण, ठीक है, और वैश्वीकरण और निजीकरण को जब अपनाया था तब भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है? बदला था। 1 रुपए के नोट पर याद रखिए किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह नोट सरकार द्वारा जारी होती है, आरबीआई द्वारा नहीं। ये जान लीजिए आप लोग। अगर आरबीआई द्वारा जारी होती तो इस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का क्या होता? हस्ताक्षर होता। अगला प्रश्न, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वाई के रेड्डी साहब। यह जानना आपके लिए जरूरी है। और इन्होंने ही क्या है? सरकार को सुझाव दिया था कि राज्यों को और ज्यादा पैसा देना चाहिए। जब क्या होता है? संघ सूची का नाम सुने होंगे ना, एक याद रखिएगा। तो संघ सूची तो दूसरी है, एक है संचित निधि। क्या आप गड़बड़ाए ना, इसीलिए बताया जा रहा है। संचित निधि है, ठीक है, संचित निधि अनुच्छेद 266 में आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो जो संचित निधि है, याद रखिएगा, उस संचित निधि में देश का सर्वोच्च सभी पैसा कलेक्ट होकर यहीं पर पहुंचता है। अब पैसा यहाँ पर पहुंचने के बाद अब क्या होता है? इसके लिए विभाग बने हुए हैं, वही बंटवारा करते हैं, वह सब कुछ बताया जाता है, कौन कितना कितना क्या है पाएगा नहीं, ये याद रखिए। लेकिन यहाँ पर इसका क्या रोल है बस ये समझना है ना। संचित निधि से पैसा क्या होता है? राज्य को कितना दिया जाएगा, राज्यों को कितना दिया जाएगा, और केंद्र को कितना दिया जाएगा, यही बातें होती हैं, याद रखिएगा। नहीं तो पहले 32% अर्थात इसका हिस्सेदारी क्या होती है? राज्यों के पास जाती थी इस संचित निधि में जो पैसा आया, लेकिन अब इसे बढ़ा करके नहीं 40% से आसपास किया गया है। यह जानना चाहिए। और ये राय किसने दिया था? डॉक्टर वाई के रेड्डी साहब। लेकिन अब 15वां वित्त आयोग चालू है। तो 15वां वित्त आयोग कब है भैया? याद रखना, उनके अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह है। कौन है? एन के सिंह। ये प्रश्न भी आ सकता है, इसको भी ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, मजा आएगा। अगला प्रश्न, सार्वजनिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? सार्वजनिक कठोर तत्व याद रखिएगा, इनमें से सबसे ज्यादा कठोर हीरा होता है, ठीक है। भले हीरा इतना चमकता है, इतना मूल्यवान है, लेकिन सबसे कठोर है। और जो सबसे कठोर होता है, अर्थात जिसके अंदर दृढ़ संकल्प होता है, जिसके अंदर मजबूती होती है, वही तो कुछ ना कुछ करता है ना मेरे भाई। तो आप भी दृढ़ संकल्पित हो जाइए। वो कठोर नहीं होता है, ठीक है ना, कि किसी से नहीं मतलब देख करके, अर्थात क्या है, ईर्ष्या उत्पन्न करना, गलत समझना, ठीक है, अपने से निम्न समझना, वो कठोर दूसरा, वो तो एकदम निम्न प्रवृत्ति वाली सोच वाली है, ठीक है। कठोर वह कठोर होता है जहाँ बारिश आए, चाहे ठंडी हो, चाहे जो आए, हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। दीपावली आएंगी फिर आएंगी, अगर सारा जिंदगी हर दिन दीपावली गुजारना है तो एक बढ़िया अच्छी से सफलता प्राप्त करके देखो, हर दिन दीपावली है, ये जानना चाहिए। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, इस कौन सा करता है भैया? तो याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का है, याद रखिएगा, यह जानना आपके लिए। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये किसका है भैया? ये अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का है। अगली बात, आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है भैया, क्या है इस चौथी अनुसूची में? तो 4 बातें मतलब दी हुई है। राज्यसभा में स्थानों के नहीं क्या है भैया? आवंटन की, राजनीतिक दल बदल, पंचायत अवस्थाओं को, भाषाओं को। तो जो भैया यहाँ पर चौथी अनुसूची है वह राज्यसभा की सीटों के आवंटन को लेकर है। और राज्यसभा की सीटों के आवंटन को लेकर यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों कि यह जो अनुसूची है ना, यह राज्यसभा सीट को लेकर है कि किस राज्य
राज्य में किस राज्य में क्या है, कितनी सीटें होंगी, यह चौथी अनुसूची बताती है। तो जो सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें वो आप खुद जानते हैं 31, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए 31 क्या है भैया, उत्तर प्रदेश में है, सर्वाधिक है। अब यह क्यों है आप खुद जानते हैं कि राज्यसभा में इसका सर्वाधिक होने का कारण एक दिखता है, वह है जनसंख्या। उत्तर प्रदेश की क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या। इस आधार पर आपको हम बता दें जो राज्यसभा का एक सदस्य मतलब एक सांसद होता है ना, वह पूरे राज्य का क्या करता है, प्रतिनिधि करता है, पूरे राज्य का क्या करता है, प्रतिनिधि करता है। जबकि लोकसभा का एक सांसद जिस क्षेत्र से वह संसदीय जीता है, सिर्फ उस क्षेत्र का नहीं क्या करता है, अर्थात नेतृत्व करता है, यह उस क्षेत्र का प्रधान होता है वह। लेकिन यह जानकर आपको अच्छा लगा होगा कि यह पूरे राज्य का प्रतिनिधि करता है एक राज्यसभा का सदस्य। क्यों करता है, क्योंकि राज्यसभा का जब चुनाव होता है, मतदान होता है, तो उस राज्य के पूरे विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। तो ऐसे आपने देखा ये बहुत सारी बातें थी। यह अगला प्रश्न आपके लिए, हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र PPP योजना शुरू की है? यह देखकर आपको अच्छा लग रहा होगा। इसमें यह याद रखिएगा, ये PP अर्थात परिवार पहचान पत्र है, ठीक है ना। ये PP मॉडल ना याद कर लीजिएगा आप, बिल्कुल नहीं, ये जान लीजिएगा किसने चालू किया है, तो हरियाणा सरकार ने चालू किया है। किसने, हरियाणा सरकार ने चालू किया है। यह जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहां पर है भैया, याद रखिएगा भारतीय गन्ना अनुसंधान जो है वह लखनऊ में है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश अगर गन्ना के उत्पादन में सर्वाधिक है तो फिर लखनऊ होगा ही होगा, एक ऐसी बात से आप समझ लीजिएगा। तो इस तरह जो गन्ना अनुसंधान है वो कहां पर है, वह लखनऊ में है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सिंधु घाटी क्या बंदरगाह का क्या नाम था, यहां पर नाम होगा, याद रखिएगा, वह लोथल था। याद रखिएगा लोथल बंदरगाह था, जो याद रखिएगा गुजरात वाले पार्ट में पड़ता था लोथल। यह जान लीजिए, यह क्या है भैया, एक बंदरगाह वाला पार्ट में आता था। यह जानना आपके जरूरी है। मान लीजिए गुजरात का नक्शा है तो यह बिल्कुल आपको समझना चाहिए कि यह लोथल वाला पार्ट अर्थात आपको बंदरगाह से संबंधित है। खासकर बंदरगाह का मतलब क्या होता है दोस्त, अर्थात जहां पर क्या होता है, जल मार्गों के संसाधन का व्यापारिक क्या होता है, अर्थात आने जाने के बाद जहां पर माल उतरता है, जाता है, जहां पर जहाजें खड़ी होती है, ठीक है, वहीं पर क्या होता है, बंदरगाह का विकास होता है ना, ज्यादा। तो इस तरह जल मार्ग वाला यह जानना चाहिए आपको। तो सिर्फ कौन था, लोथल था, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी अगला देखते हैं, सिंधु घाटी का अर्थव्यवस्था की ताकत थी। याद रखिए, भले सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। क्यों, क्योंकि यहां पर जितनी भी समस्त चीजें तो उनका मतलब जो विकास किया गया था वो नगर की भांति। इसमें जो इमारतें बनी थी अर्थात घर जो बने थे वो नगर की भांति बने थे। 90 डिग्री पर एक दूसरे को सड़कें काटती थी, ऐसे जाल सी पद्धति बनी थी, पूरा जाल सी बिछी हुई थी 90 डिग्री पर। और साथ ही साथ इन सड़कों के साइड में क्या होते थे दोस्त, याद रखना क्या हुआ था, नालियों का पूरा विकास हुआ था। और इन नालियों को पक्की मतलब ईंटों और साथ ही ईंटों कैसे, मतलब वो चटिया जो पत्थर वाली चटिया आती है ना उससे या फिर लकड़ियों से अच्छी तरह ढका जाता था। तो लेकिन यह जो अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का ताकत था वह क्या थी, कृषि ही थी। क्या थी, कृषि थी। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला भैया, हाल ही में किस भारतीय को यूरो मनी द्वारा 2020 में क्या हुआ है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, वह आदित्य पुरी है। क्यों, आदित्य पुरी को ही यह पुरस्कार मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट। सिंधु सभ्यता के घर किससे बने थे, तो ईंटों से बने थे। किससे बने थे, ईंट से बने हुए थे। यह जानना आपके लिए जरूरी है। अब इसमें अलंकृत की ईंटें भी मिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो ईंटें मिली हैं वह कहां मिली हैं, हड़प्पा सभ्यता में मिली है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी था।
तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? याद रखना, भद्रबाहु के साथ वो चले गए थे कहाँ? श्रवणबेलगोला में। वहीं पर 298 ईसा पूर्व में इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। कौन से? जैन धर्म को अपनाकर, अर्थात जैन धर्म में एक है संथारा प्रथा। कौन सा? संथारा प्रथा। उसी को अपना लिया कि जो वृद्धावस्था अर्थात 60 साल की आयु के बाद अन्न जल धीरे धीरे क्या होता है? छोड़ देते हैं और क्या होते हैं? परमात्मा में विलिप्त हो जाते हैं या मिल जाते हैं। ऐसा सारा प्रोसेस है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। तो संथारा प्रथा को लेकर के नहीं, याद रखिएगा, राजस्थान हाई कोर्ट में दरवाजा भी खटखटाया था, जिसे बैन भी लगाया गया। लेकिन बाद में आपको हम बता दें, याद रखना, धार्मिक आचरण होने के कारण संथारा प्रथा को रोक नहीं लगाया गया। जो मतलब याद रखना आत्महत्या माना जाता था संथारा प्रथा, वो आत्महत्या नहीं है, यह धर्म का आचरण है, धर्म के उनके अनुसार दिया गया है। इसलिए न्यायालय ने कहा कि यह गलत नहीं है। आज भी संथारा प्रथा क्या है? प्रचलित है। किसमें? जैन धर्म में। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगली बात, फाहियान किसके काल में भारत आए? तो फाहियान किसके आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार कौन किया था? तो सन क्या है भैया? माइक्रोसिस्टम ने किया था। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है, वह कहलाती है कैसी भैया? मशीनी भाषा। कैसी कहलाती है? मशीनी भाषा। कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा को समझता है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो याद रखिए, प्रारंभ में सरल, फिर बाद में क्या है भैया? भाषा जो सीखने के हेतु होती है। किसके लिए? सीखने हेतु। प्रारंभ सरल भाषा को सीखने हेतु बेसिक का प्रयोग किया जाता है, या जानना आपके लिए जरूरी है। आगे देखिए भैया, फोर्ट्रान, एलोंग, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा जाता है? तो यह बेसिक भाषा को कहा जाता है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत शानदार। किस भाषा को सर्वाधिक उपयुक्त क्या कहा जाता है भैया? डॉक्यूमेंटेशन संभव है। याद रखना, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन उपयुक्त है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कौन बच्चा देगा इस प्रश्न का आंसर? यह प्रश्न अपने आप में बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है, बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। सभी भाई बहनों को मैं कहूँगा कि इस प्रश्न का आंसर जरूर दे, क्योंकि यहाँ से ये जो नाम लिखा है ना डॉक्यूमेंटेशन, ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए आपको इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल देना चाहिए, नहीं आप खुद गड़बड़ा जाएंगे। हमको फिर मत कहिएगा, बिल्कुल देंगे ना। चलिए मैं बता ही देता हूँ। तो कोबल है, याद रखिएगा, यह जानना बहुत जरूरी है। COBOL अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटरी भाषा है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटरी भाषा है, यह जानना। एक लाइनर प्रश्न होते हैं कंप्यूटर में, याद रखिएगा, ये बहुत शानदार बातें होती हैं, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भी क्या होता है भैया? अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटरी भाषा कौन है भैया? ये कोबल ही है, याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है जानना। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटरी भाषा। प्रोग्राम हेतु क्या है भैया? सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटरी भाषा कौन सी है? याद रखिएगा, यह आप कहानी कौन सा है भैया? फोर्ट्रान, याद रखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्ट्रान याद रखिएगा, यह प्रोग्राम हेतु जो प्रोग्राम बनते हैं ना, उसके लिए क्या है भैया? यह सर्वप्रथम क्या है? कंप्यूटरी भाषा थी, यह जानना आपके लिए जरूरी है। कोबल भाषा किसके लिए उपयोगी है? व्यवसायिक कार्य के लिए, ग्राफिक के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए, इनमें से कोई नहीं, तो व्यवसायिक कार्य के लिए ना, व्यवसाय के लिए यह ज़्यादा उपयोगी है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। कंप्यूटर भाषा में फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? व्यवसाय के क्षेत्र में, रेखा चित्र के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में? तो आपको हम बता दें, यह विज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा उपयोगी है। किसके? विज्ञान के क्षेत्र में। अगला है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए
क्या है भैया, वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब इस प्रश्न कहानी सही आंसर कौन देगा बेटा, लास्ट प्रश्न है, आपको इस प्रश्न का आंसर जरूर देना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी है कंप्यूटर के, तो इनको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। फॉर्ट्रान ही है, याद रखिएगा, यह जानना, फॉर्ट्रान, ठीक है, FORTRAN। ये बहुत शानदार प्रश्नों में से एक थे। मैंने आपके लिए समस्त पार्ट आज कहानी यहीं पर सॉल्व किया और कल फिर एक महत्वपूर्ण अगली सीरीज के साथ मैं आपके टेस्ट सीरीज के साथ उपस्थित होऊंगा। बहुत शानदार क्लासें हैं दोस्त, आगे चलने वाली हैं, इनको विशेष कर ध्यान दीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।